देवता एपिसोड 7। चची साहिबा मेरे हुक्म के मुताबिक अमल कर रही थी और अपनी हर हरकत के मुतालिक सोचती जा रही थी। मैंने सिंगार मेज पर से अपना पर्स उठा लिया है। मैं फिर अपने बेडरूम से बाहर जा रही हूँ। मैं कॉरिडोर से गुजर रही हूँ। अब मैं ड्राइंग रूम में पहुंच गई हूँ और यहाँ से गुजरती हुई बाहर पोर्च की तरफ जा रही हूँ और अब मैं पोर्च के बरामदे में आकर खड़ी हो गई हूँ। मेरी सोच ने कहा, शाबाश, इसी तरह खड़ी रहो, वो अजनबी आ रहा है। ये कहकर मैंने मराक़िबा खत्म कर दिया और झाड़ियों के पीछे से उठकर जाने लगा। उस वक्त रात की तारीकी फैल गई थी। बिजली के कुमकुमों से लॉरेंस गार्डन दूर दूर तक रोशन था। रोमानी जोड़े कहीं बैठे हुए थे, कहीं टहल रहे थे। गार्डन के रेस्टोरेंट में दिल फेंक किस्म के रईसजादों की भीड़ नजर आ रही थी। वहां एक मेज पर कैसर नजर आ गया। वही कैसर जो गजाला का बॉयफ्रेंड था और 5 साल पहले जिसकी मैंने अच्छी तरह पिटाई की थी। उसने भी मुझे देख लिया। वो अपने साथियों के साथ बैठा ठंडी बोतल पी रहा था। हमारे दरमियान तकरीबन 20 गज का फासला था। मैंने फौरन ही उससे दिमागी राब्ता कायम किया। वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था और सोच रहा था, अच्छा तो ये फरहाद का बच्चा इसी शहर में है। मैं समझ रहा था कि यहां से जा चुका है। सुअर, कमीना, इसने गजाला के सामने मुझे मारा था। इसकी वजह से वो हसीना हाथ से निकल गई। मुझे बुज़दिल कहती है। मैंने इस उल्लू के पट्टे से इंतकाम न लिया तो मेरा नाम कैसर नहीं। इतना सोचकर वो अपने साथी से मुखातिब हुआ, बशीरे, उस आदमी को पहचान ले, वो जो उधर सामने वाली रोश पर खड़ा मुझे घूर कर देख रहा है। बशीरे ने पलट कर मेरी तरफ देखा। चंद लम्हों बाद वो कैसर से कुछ कहने लगा। मैं एक वक्त में एक ही शख्स से दिमागी राब्ता रख सकता था, इसलिए बशीरे की बातें न सुन सका। अलबत्ता उसके बाद कैसर का जवाब सुनाई दिया। उसकी बातें इसलिए सुनाई दे रही थी कि इंसान बोलने से पहले सोचता है। सोचने और बोलने की कुदरती तरतीब यह है कि पहले दिमाग से सोच की लहरें निकलती हैं, फिर वो लहरें कुव्वत गोयाई तक पहुंचती हैं। उस वक्त मैं कैसर के बोलने से पहले ही उसकी सोच को पढ़ रहा था। वो बशीरे से कह रहा था, अच्छा तो तुम इसे जानते हो, ये शादरा में रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक, एक स्कूल मिस्ट्रेस के यहाँ रहता है। मुझे भी याद आ गया। गजाला कहती थी कि उसकी फूफी एक स्कूल मिस्ट्रेस है। यार तुम पता चलाओ कि ये कहां आता जाता है, मैं इसे घेर कर मारना चाहता हूं। बशीरे ने कुछ कहा। कैसर ने उसका जवाब दिया, नहीं, अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं है। यहां बीच बचाव करने वाले बहुत से लोग आ जाएंगे। मैं इस कमबख्त को ऐसी जगह मारना चाहता हूं जहां पानी न मिले। मैंने दिमागी राब्ता तोड़ते हुए अपने दिल में कहा, मैं भी इस वक्त तुमसे उलझना नहीं चाहता। मेरे लिए इतनी ही इत्तला काफी है कि तुम मुझसे इंतकाम लेना चाहते हो। अब मैं तुमसे मोहतात रहूंगा। मैं दुश्मनों से कतरा कर गार्डन से बाहर आ गया और एक टैक्सी में बैठकर कोठी की तरफ रवाना हो गया। बहुत अरसे के बाद मैं एक टैक्सी की आरामदेह सीट पर बैठा था। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि मेरे दुश्मन मेरी दौलत से खरीदी हुई एयर कंडीशन कारों में कितने मजे से सैरो तफरीह करते रहे हैं और मैं सड़कों पर पैदल चलता रहा हूं। अब इंशाअल्लाह वो पैदल चलेंगे और मैं एयर कंडीशन कार में तफरीह के लिए निकला करूंगा। मैं ज्यादा देर खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहता, ज्यादातर काम की बातें सोचता हूं। मैंने खुशाइंद ख्यालात को फौरन ही जहन से झटक दिया और दोबारा चची से राब्ता कायम किया। मैंने ख्याल की खामोश जबान से पूछा, क्या कर रही हो? पोर्च के बरामदे में खड़ी हूं। तुम बिल्कुल तन्हा हो? हाँ तन्हा हूं। चौकीदार जा चुका है, न जाने वो अजनबी कब आएगा। क्या तुम तन्हाई से बोर हो गई हो? हाँ, इंतजार से कोफ्त हो रही है। वाकई हो रही होगी। कुछ देर पहले तुम आईने के सामने गुनगुना रही थी। कोफ्त और बोरियत को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि कुछ गुनगुनाती रहो। तुम्हारी आवाज बड़ी सुरीली है। यूं लगता है जैसे 70 बरस की बुढ़िया अपनी गुजरी हुई जवानी का मातम कर रही है। वो सुलगती हुई आंखें तुम्हें हुक्म देती हैं, गुनगुनाओ। ये कहकर मैंने राब्ता तोड़ दिया। 15 मिनट के बाद जब टैक्सी कोठी के पोर्च में आकर रुकी तो वो बेसुरी आवाज में गुनगुना रही थी। मैं टैक्सी से उतरकर बाहर आया। मैं देखना चाहता था कि वो मुझे पहचानती हैं या नहीं। नहीं, वो मेरे जेरे असर थी। मैंने उनकी याददाश्त से पुरानी जान पहचान को मिटा दिया था। वो मुझे खाली खाली नजरों से देखती हुई गुनगुना रही थी। मैंने उनके हाथ से पर्स लिया और उसमें से 5 रुपए का एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया। उसके जाने के बाद मैंने पर्स के तमाम रुपए अपनी जेब में रखे, उसे खाली करके उन्हें देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो।
अब बस करो, मेरे साथ आओ। वो मेरे साथ चलती हुई कोठी में दाखिल हुई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। उनकी ख्वाबगाह में पहुंचकर मैंने हुक्म दिया, वहां सामने सोफे पर बैठ जाओ। वो बैठ गई। उनके सामने वाले सोफे पर मैं बैठ गया। उस वक्त भी मैं जबान से कुछ नहीं कह रहा था। मैं सोच रहा था और वो अपनी सोच के जरिए जवाब दे रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारी सोच पर मेरी आंखों का पहरा है। मेरी आंखें तुमसे पूछती हैं, बताओ तुम्हारे खावंद नासिर अली के पास जमीनों के जो कागजात हैं, तुम उनके मुताल्लिक क्या जानती हो? वो सोचने लगी और मैं सुनने लगा। मेरे खावंद के पास 2 किस्म के कागजात हैं। एक असली है जो जमीनों पर फरहाद के बाप तैमूर अली की मिल्कियत साबित करते हैं। दूसरे कागजात जाली हैं। ये कागजात मेरे खावंद और पटवारी की मुश्तरका साजिशों से तैयार किए गए हैं। इसके सिले में हम पटवारी को हर माह 1000 रुपए देते हैं। फरहाद की फूफी इस फरेब को किसी हद तक समझती है, मगर उन कंगालों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बरसों तक जमीनों के लिए मुकद्दमा लड़ते रहें। जमीनों के असली कागजात कहाँ है? बैंक के लॉकर्स में। लॉकर किसके नाम पर है? मेरे नाम पर। नासिर अली इतनी अहम दस्तावेजात तुम्हारे पास क्यों रखता है? मैं खुद उसे इतना मौका नहीं देती कि वो ऐसी चीजें अपने पास रखे। क्या पता कल को भतीजे की मोहब्बत जोश मारे और वो ईमानदार बनकर उसके कागजात वापस कर दे। ऐसी सूरत में मेरा बेटा कंगाल हो जाएगा। मेरा खावंद मेरे इशारों पर नाचता है। जमीनों और दुकानों की तमाम आमदनी मेरे पास लाता है। मैं वो तमाम रकम मुख्तलिफ बैंकों में रखती हूँ। हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? 15,70,000 रुपए हैं। जेवरात कहाँ हैं और कितनी मालियत के हैं? जेवरात लॉकर्स में हैं। इनकी मालियत तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। इस वक्त इस कमरे के आयरन सेफ में 30,000 रुपए और जेवरात हैं। हाँ, 30,000 रुपए और जेवरात हैं। चलो उठो, अपनी कोई अटैची निकालो और सेफ के तमाम रुपए और जेवरात उस अटैची में रख दो। वो अपनी जगह से उठ गई और अलमारी के पास जाकर उसे खोलने लगी। बेचारी चाची जान कितनी अच्छी थी। जिस दौलत को बेईमानी से हासिल किया था, उसे बड़ी ईमानदारी और फर्माबरदारी से मेरे हवाले कर रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर उनके करीब गया। अलमारी में बहुत से कीमती मलबूसात नजर आ रहे थे। हैंगर्स में कितनी ही कीमती साड़ियां लटक रही थी। मुझे जरीना और फूफी का ख्याल आया, जिनके पास पहनने के लिए बराए नाम मामूली से कपड़े थे। मैंने तमाम साड़ियां और गर्म शालें निकालते हुए कहा, इन्हें भी अटैची में रख दो। उन्होंने हुक्म की तामील की। फिर वहां से अटैची उठाकर आयरन सेफ के पास आई। सेफ में 100 और 50 के नोटों की कई कट्टियां और जेवरात के कई सेट रखे हुए थे। उनमें जमुर्द की अंगूठी और हीरे की लॉकेट वाला नेकलेस भी था। मैंने तमाम चीजें अटैची में रखवा दी। तिजोरी ऐसे खाली हो गई जैसे झाड़ू फेर कर गर्द साफ कर दी गई हो। मैंने अटैची को बंद करते हुए कहा, जाओ वापस अपनी जगह जाकर बैठ जाओ। वो सोफे पर आकर बैठ गई। मैं अटैची उठाकर उनके सामने सोफे पर बैठते हुए बोला, मरहूम तैमूर अली की जमीनों के असली और जाली कागजात तुम लॉकर्स से निकाल कर लाओगी? लाऊंगी। कल बैंक हॉलीडे है। परसों सुबह तुम मेरी आंखों की रहनुमाई में बैंक जाओगी और वो कागजात लॉकर्स से निकालकर मेरे हवाले करोगी। करूंगी। अब तुम बताओ, मेरा नाम क्या है? मैं नहीं जानती, तुम मेरे लिए अजनबी हो। शाबाश। मेरे यहां से जाने के बाद तुम ये भूल जाओगी कि यहां कोई अजनबी आया था। बोलो। अजनबी को भूल जाऊंगी। अजनबी को भूल जाऊंगी। अच्छा, अब मैं जाता हूं, जरा अपनी सुरीली आवाज में गुनगुनाओ। वो गुनगुनाने लगी। मैंने अपने एक कान में उंगली ठोसी, दूसरे हाथ से अटैची उठाई और उनकी गुनगुनाहट से दूर होता चला गया। कोठी के अहाते से बाहर आकर मैं कुछ दूर तक पैदल चलता रहा। फिर एक टैक्सी मिल गई। मैं पिछली सीट पर आराम से फैल कर बैठ गया। अपनी पहली कामयाबी पर मैं किस कदर नाज़ा मसरूर था, ये बयान नहीं कर सकता। अभी जमीन के कागजात हासिल करने का एक अहम मरहला रह गया था। मुझे यकीन था कि परसों इस मरहले से भी गुजर जाऊंगा। रावी रोड से गुजरते वक्त मैंने सोचा कि रास्ता सुनसान है। मेरे पास भरी हुई अटैची है और आमतौर पर टैक्सी ड्राइवरों की ज़हनियत मुजरिमाना होती है। मुझे इस ड्राइवर से होशियार रहना चाहिए और इसके दिमाग में छुपे हुए खतरनाक इरादों से बाखबर रहना चाहिए। मैंने सीट की पुश्त से सर टेक कर आंखें बंद कर ली और उसकी सोच को पढ़ने लगा। वो ड्राइव कर रहा था लेकिन एक जहनी कश्मकश में मुब्तला था। मैं क्या करूं? मुझसे चोरी और बेईमानी क्यों नहीं की जाती? जी तो चाहता है कि जो भी मालदार सवारी आए उसका गला दबोच कर सारी रकम छीन लूं,
टैक्सी चलाकर बहन की डोली नहीं उठा सकता, उसका जहेज पूरा नहीं कर सकता। इस जमाने में एक भाई मुजरिम बनकर ही बहन के हाथ पीले कर सकता है। मेरे दूसरे साथी कहते हैं कि मैं बुज़दिल हूं, मुजरिम नहीं बन सकता। यह अजीब बात है कि मेरी शराफत को बुज़दिली कहा जाता। हो सकता है कि जो बुज़दिल होते हों वो शरीफ बनकर रहने में ही बेहतरी समझते हों, लेकिन सोचने समझने के अंदाज में भी तो शराफत होती है, खुदा का खौफ होता है। मैं समझता हूं कि बेईमानी के पैसों से बहन को सुहागन बनाऊंगा तो वो सदा सुखी नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इसी दुनिया में बदआमाली की सजाएं दे देता है। वो सोच रहा था और मैं सुन रहा था। इंसान पैदाइशी तौर पर इंसान ही होता है, वो कभी शैतान बनकर पैदा नहीं होता। इस दुनिया में आने के बाद उसके अंदर नेकी और बदी की कशमकश पैदा होती है। इस ड्राइवर के अंदर भी वही कशमकश जारी थी। नेकी का जज्बा गालिब आता तो वो 1000 मसाइब व मसाइल का सामना करते हुए भी अपना ईमान बरकरार रखता, और अगर बदी गालिब आ जाती तो वो मुझे चाकू या रिवॉल्वर दिखाकर मुझसे अटैची छीन कर ले जाता। मैं बड़ी खामोशी से उसके ख्यालात पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा कि आखिर वो किस फैसले पर पहुंचेगा। टैक्सी तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। मैं अपनी मंजिल के करीब होता जा रहा था, लेकिन वो कोई फैसला न कर पाया। आखिरकार उसने चिल्लाकर सोचा, मैं इस सवारी की अटैची पर क्यों हाथ डालूं, क्यों किसी को लूटूं? अभी तो ईमानदारी का एक रास्ता बाकी है। जब कुछ न बन सकेगा तो मैं बहन को सुहागन बनाने के लिए अपनी टैक्सी बेच दूंगा। बला से मेरी रोजी रोटी का यह वाहिद जरिया फरोख्त हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़े फर्ज से सुबुकदोश हो जाऊंगा। मैंने अपने महल्ले के करीब पहुंचकर उससे कहा, बस यहां रोक दो। टैक्सी रुक गई। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? जी साहब जी, परेशानी तो हर इंसान के साथ होती है, किसी के साथ कम होती है, किसी के साथ ज्यादा। मुश्किल तो यह है कि हम दिन रात मेहनत करके भी इस परेशानी को दूर नहीं कर सकते। तुम कितने बहन भाई हो? सिर्फ एक बहन और बूढ़ी माँ है। बाप शराबी था, मरते वक्त इतना कर्जा छोड़ गया कि ये टैक्सी के 4 पहिए अभी तक उसे अदा करते आ रहे हैं। फिर यह कि बहन की शादी की तारीख मुकर्रर की थी, वो तारीख भी तेजी से करीब आ रही है। वो मेरी ऐसी बहन है जिसे मैंने गोद में खिलाया है। मैं उसके तमाम अरमान पूरे करना चाहता हूँ। अचानक ही मुझे अपनी शाहीना याद आ गई। उस लम्हे मेरे और ड्राइवर के सीने में एक भाई का दिल था, और उस दिल में बहन की तमाम खुशियां पूरे करने के अरमान थे। मैंने उससे कहा, जरा यहां आकर ये अटैची उठा दो, बहुत भारी है। वो जरा देर के लिए हिचकिचाया। मैं समझ गया कि वो अटैची को हाथ नहीं लगाना चाहता है, ईमान डगमगा जाने का अंदेशा है। फिर वो अगला दरवाजा खोलकर बाहर आया और अटैची उठाने के लिए पिछला दरवाजा खोल दिया। उसी वक्त मैंने भी अटैची का मुंह खोल दिया। ऊपर ही 100 और 50 रुपए की कितनी ही गड्डियां नजर आ रही थी। वो हैरानी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मैं उसके दिल की कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था कि वो इस वक्त किस तूफान में घिरा हुआ है। मैंने नोटों की एक गड्डी उठाकर कहा, बड़ी जबरदस्त आजमाइशों के बाद नेकी का फल मिलता है। मैं इस मीठे फल का मजा तुम्हें चखाना चाहता हूं। यहां मेरे पास आकर बैठो। वो खामोशी से पिछली सीट पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, मेरी बहन का नाम शाहीना है, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? सकीना, उसने जवाब दिया। नाम 2 है मगर रिश्ता एक है, इसलिए सकीना भी मेरी बहन है। ये मेरी तरफ से उसकी शादी में खर्च करना। मैं उसकी गोद में नोटों की गड्डियां फेंकने लगा। 1, 2, 3, 4। वो तकरीबन 6-7 हजार रुपए थे। उसका मुंह हैरत से खुल गया था। शायद उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे वक्त में उसे क्या कहना या करना चाहिए। मैंने जेवरात का एक सेट निकालकर उसकी गोद में रखा और 2 अदद साड़ियां भी रख दी। यक बयक वो झुक गया। उसने मेरे घुटनों पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। बस उस वक्त वो यही कर सकता था। कुछ कहने के लिए या शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं थे, इसलिए आंसुओं से काम ले रहा था। मेरी भी खुशी की इंतहा नहीं थी। पहली बार अपना जायज हक हासिल करने के बाद मैं इस दौलत का एक हिस्सा एक नेक मकसद के लिए दे रहा था। मैंने उसे थपकते हुए कहा, बस अब उठ जाओ, आंसू पोंछ लो। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। खुदा ने मुझे दिया, मैं अपनी सकीना बहन को दे रहा हूं। तुम ये चीजें मेरी बहन तक पहुंचा दो। मैंने अटैची बंद करके उसे उठाया और टैक्सी से बाहर आ गया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाइए, मैं इसे आपके घर तक पहुंचा दूंगा। नहीं, तुम यहां से वापस जाओ। मेरा घर ना देखो, मुझे भूल जाओ। मैं तुमसे कह चुका हूं कि यह एहसान नहीं है, आसमानी इमदाद है।
तुम मेरे किसी काम आने की बजाय घर जाकर शुक्राने की नमाज अदा करो। ये कहकर मैं उसका जवाब सुने बगैर लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। दूर अंधेरी गली में जाकर मैंने पलट कर देखा, वो अभी तक टैक्सी के पास खड़ा हुआ था। शायद अभी तक उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ईमानदारी का फल तवक्को से ज्यादा कैसे मिल गया, कहां से मिल गया। क्या आसमानी इमदाद इसी तरह एक इंसान के जरिए दूसरे इंसान तक पहुंचती है? मैं फिर पलटकर अपने रास्ते पर जाने लगा। अब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया था। उस वक्त रात के 10 बजे थे। महल्ले की गलियां सुनसान हो गई थी। सर्दी की वजह से लोग जल्द ही लिहाफों में दबक जाते थे। तमाम घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती थी। मैं अब इत्मीनान से घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था। फूफी का मकान गली के मोड़ पर था। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, मकान के दरवाजे पर किसी का साया देखकर ठिठक गया। गली की नीम तारीकी में पहले वो साया पहचाना न गया। फिर मैं समझ गया कि वो जमाल है। घर के दरवाजे से लगकर खड़े रहने का यही मकसद जाहिर हो रहा था कि वो जरीना से इश्क कर रहा है, और यह भी जाहिर हो रहा था कि जरीना अब जब्त के सारे बंधन तोड़कर जज्बात के सैलाब में बह जाने के लिए आमादा हो गई है। मैं दीवार के साथ साथ दबे कदमों चलता हुआ जमाल के पीछे आया। जरा सी आहट हुई तो वो चौंका, मगर मैंने फौरन एक हाथ से उसकी गर्दन तो पूछ ली। आध खुले दरवाजे से जरीना एक साए की तरह नजर आ रही थी। मुझे देखते ही वो पीछे हटकर कमरे की तारीकी में गुम हो गई। जमाल मेरे पंजे से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे झटका देते हुए धीमी आवाज में कहा, जमाल, अगर मैं बात बढ़ाऊंगा तो ये लड़की बदनाम हो जाएगी। मैं इस बार तुझे छोड़ देता हूं। आइंदा मैंने इस घर के सामने से तुझे गुजरते देखा तो तेरी लाश गिरा दूंगा। जा, भाग जा। मैंने उसे धक्का दिया। वो गिरते गिरते संभल गया, फिर तेजी से भागता हुआ चला गया। उसके नजरों से ओझल होने तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। जरीना कमरे के गोशे में लालटेन रोशन कर रही थी। अपना चेहरा छुपाने के लिए वो मेरी जानिब पुष्ट किए खड़ी थी। ऐसे वक्त में उसके ख्यालात को समझना लाजमी था कि इश्क की नाकामी का उस पर क्या रद्द अमल हो रहा है। वो क्या सोच रही है? हाँ, वो सोच रही थी, अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी चोरी पकड़ी गई है तो मेरी बला से मैं कब तक फरहाद से डरती रहूंगी? क्या मैं औरत नहीं हूं? क्या मेरे जज्बात नहीं है? वो खुद तो पत्थर है, न मेरे पास आता है न किसी को आने देता है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। अच्छी बात है, अभी ये मुझे मेरी गलती पर डांटेगा तो पहले मैं अपने तौर पर सफाई पेश करूंगी। अगर ये नहीं मानेगा तो आज दो टोक फैसला होगा। मैं अभी शोर मचाऊंगी कि ये मेरी इज्जत से खेलना चाहता है और झूठ मूठ किसी जमाल का नाम लेकर मुझ पर तोहमत लगा रहा है। मैं परेशान होकर उसे देखने लगा। वो लड़की वाकई लावे की तरह अंदर से पक रही थी। जब तक उसके अंदर की आग सर्द न होती, उसके सोचने का अंदाज कभी न बदलता। मैंने फूफी की तरफ देखा। वो बेखबर सो रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनकी मासूम और शर्मीली बेटी उनके एतमाद को धोखा दे सकती है और मुझे खामखा बदनाम कर सकती है। इसलिए वो बेचारी बड़े एतमाद से गहरी नींद सो रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जरीना के पास आया। उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर मैंने मोहब्बत भरी सरगोशी में उसका नाम लिया, जरीना। वो जल्दी से अपनी सफाई पेश करने लगी। मैंने दस्तक सुनकर दरवाजा खोला था। मैं समझी थी कि तुम आए हो। मैं नहीं जानती थी कि वो जमाल है। अगर वो जानती कि मैं उसके ख्यालात पढ़ चुका हूं तो इतनी मासूम बनकर कभी अपनी पारसाई न जताती। जो कुछ भी हो, मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो लड़की अपने आप को संभाल कर नहीं रख सकती। उसे जब भी मौका मिलेगा ये किसी न किसी को अपने जिस्म की सौगात पेश करके ही रहेगी। मैंने बज़ाहिर उसकी पारसाई का यकीन कर लिया। बहस करने से बेहतर यही था कि आज रात मैं उसकी झूठी पाकबाजी का भरम खोल दूं। मैंने कहा, मुझे यकीन है तुमने जमाल को नहीं बुलाया था। तुम मेरा इंतजार कर रही थी इसलिए कि मुझसे मोहब्बत करती हो। ये कहकर मैं उसकी तरफ शोखी और मोहब्बत से देखने लगा। उसे तवक्को नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से उसकी बात तस्लीम कर लूंगा और इतनी मुद्दत के बाद वालेहाना अंदाज से मुस्कुरा कर देखूंगा। अचानक ही उसके चेहरे पर ताजगी आ गई। वो शर्मीली अदाओं से मुस्कुराती हुई बोली, मैं तुम्हारे लिए रोटी ले आऊं? अभी नहीं, मैंने उसकी तरफ अटैची बढ़ाते हुए कहा। इसे मेरे कमरे में ले जाओ, मैं अभी आता हूं। वो अटैची लेकर खामोशी से सर झुकाए चली गई। मैं फूफी की चारपाई के पास आया और उनके करीब बैठकर उनके ख्वाबीदा दिमाग को पढ़ने लगा। उनके दिमाग में अजीब गड़बड़ से ख्यालात थे। ऐसे ख्यालात जो न तो ख्वाब बनकर नजर आते हैं और न जागने पर याद रहते हैं।
میں نے ان کے دماغ میں اپنے خیال کو پہنچایا کہ انہیں سکون سے گہری نیند سونا چاہیے اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر میں اپنے کمرے میں آیا۔ اٹیچی میز پر رکھی ہوئی تھی، قریب ہی زرینہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے شانے پر سے دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا، شاید اس نے اپنی عادت کے مطابق جان بوجھ کر اسے ڈھلکا دیا تھا۔ مجھے اس وقت کی باتیں یاد آ گئیں جب میں نے پہلی بار تنویمی عمل سے زرینہ کو اپنی معمولہ بنایا تھا۔ اس نے تنویمی نیند کے دوران اپنے دل کے سارے بھید کھولتے ہوئے کہا تھا، میں تمہارے کمرے میں کسی کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے سے دوپٹہ ڈھلکا دیتی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب میں ایک نئی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہ حقیقت کھل رہی تھی کہ ایک لڑکی ظاہری شرم و حیا کے لباس میں رہ کر بھی کیسے کیسے زاویوں سے مرد کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اردو ادب کی تاریخ کا سب سے بڑا سسپینس ناول اب آپ کی سماعتوں کے لیے دیوتا۔ دیوتا کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ابھی گویا ایپ سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔